हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ विनीता। तो बच्चों, हम पीवाई की सीरीज कर रहे हैं। आप इसे पढ़ रहे हैं और बढ़िया तरीके से करें, क्वेश्चंस लगाएं मेरे साथ में। ठीक है, तो पीवाई की सीरीज में ही आज मैं सीरीज 3 लेके आई हूँ, जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर यूं ही आप आते रहेंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लीज आइए, मेरे साथ जुड़िए और मिलके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं आज ये क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, अ चाइल्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉ एंड वर्स, न्यूक्लियर एंड अनक्लियर। देखो बच्चों, ये जो सवाल है, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये आपका एग्जाम में मान लो कि रखा है, यहाँ से एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो, अब बच्चा जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है किसके बीच में, सॉ है एक आपका और एक है आपका वर्स। ठीक है, अनक्लियर और न्यूक्लियर, इन दोनों के बीच में ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। अब वो किससे सफर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको। तो जिसमें सबसे पहला है आपका, एक आता है डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर या डिसकैलकुलिया। तो मैं आपको बता दूं, अब आपका डिस्मॉर्फिया क्या है। ठीक है, डिस्मॉर्फिया जिसमें जो भी बच्चा है उसे ये फील होने लगता है कि लाइक उसकी बॉडी या फिर वो जब बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाता है कि मेरा फेस सही नहीं दिख रहा या मेरी बॉडी सही नहीं है, तो ये जब डिसऑर्डर हो जाता है तो इसे डिस्मॉर्फिया कहते हैं। और डिसलेक्सिया, आप डिसलेक्सिया को भी बताती हूँ, वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, मतलब जंबल करने लगे वर्ड को। डिसकैलकुलिया आपको पता है मैथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब बच्चे को आती है तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। अब डिसलेक्सिया, यहाँ पर जो ऑप्शन है करेक्ट होने वाला वो है आपका डिसलेक्सिया ही, क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चे को दिक्कत होती है। डिसलेक्सिया मतलब बच्चे को दिक्कत हो रही है, देखो सॉ और वज, मतलब उसे दोनों के दोनों एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं, वो उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, जैसे बी और डी, बच्चा बी और डी बना रहा है तो उसे वो दोनों सिमिलर लग रहे हैं, वो उनमें नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा। और ऐसे यहाँ पे सॉ न्यूक्लियर और अनक्लियर है, सॉ और वज है, उसे वो वर्ड क्या लग रहे हैं कि वो भैया सिमिलर है। तो इसे कहते हैं हम, कौन सा डिसऑर्डर यहाँ पर हो रहा है, उसे डिसलेक्सिया। कौन सा हो रहा है बच्चों, डिसलेक्सिया उसे हो रहा है उस बच्चे को। तो हम अपना ऑप्शन सही कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2, जिसे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में ही इसको आप देख सकते हैं। एक बच्चा सॉ और वज, न्यूक्लियर और अनक्लियर के बीच अंतर नहीं कर सकता है, वह पीड़ित है, डिस्मॉर्फिया, डिसलेक्सिया, शब्द गड़बड़ी, डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो आप इसमें आंसर लगा सकते हैं डिसलेक्सिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, अब एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, जो आप हमेशा पढ़ते हुए आ रहे हैं भैया, स्टेनली हॉल ने भी बोला हुआ है किशोरावस्था हमारी क्या होती है, तूफान और संघर्ष की अवस्था होती है। ठीक है, तो एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, ये सवाल पूछ रहा है, फीलिंग ऑफ सैनिटेशन अबाउट लाइफ, एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्व्स, feeling of fear about sins committed in childhood, feeling of self actualization। देखो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही हटा दो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहीं पे भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता किशोरावस्था एडोलसेंस में। ठीक है, यहाँ पर दूसरा तीसरा ऑप्शन है, फीलिंग ऑफ फेयर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में जो भी बच्चे ने गलतियां करी हैं, जो भी पाप करे हैं, उनका बच्चे को डर लगता है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं जा रहा है, फीलिंग ऑफ सैनिटेशन। ठीक है, और बचता है आपका एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। जैसा कि अभी मैंने बताया, किशोरावस्था आपकी तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। ठीक है, जो कि आपके स्टैनले हॉल ने बताया हुआ है। ठीक है, देखो अब यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। किशोरों को अनुभव हो सकता है जीवन के प्रति स्वच्छता की भावना, चिंता और अपने बारे में चिंता, बचपन में किए गए पापों के बारे में डर महसूस होना, आत्मबोध की अनुभूति। जिसमें से मैं आपका चौथा और तीसरा ऑप्शन हटा चुकी हूँ, बस आपके पास 2 ऑप्शन है। तो आपको ऐसा लगता है क्या किसी बच्चे को एडोलसेंस में ये हो कि भैया हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, क्लीनलीनेस होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा इतना कहीं पे भी सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन है चिंता और अपने बारे में चिंता। तो जनरली जो भी बच्चा रहता है आपका,
उसको एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ। ये आपने पढ़ा होगा, अगर एडोलसेंस आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा एडोलसेंस में आइडेंटिटी क्राइसिस रहते हैं काफी ज्यादा, और बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें एंजाइटी रहते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या चीज आगे, चाहे करियर को लेके हो चाहे कोई भी चीजें हो, तो उनको नहीं पता होता कि आगे वो क्या करने वाले हैं, सही होगा या जो वो कर रहे हैं अभी वो सही है नहीं है, या फ्यूचर उनका क्या होगा कैसा होगा। तो इन सारी चीजों की उनको काफी ज्यादा टेंशन रहती है, एंजाइटी में रहते हैं बच्चे। ठीक है, अगर यहीं पे बच्चों को सही तरीके से गाइड नहीं किया गया तो आगे जाके और दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, ये बात हो गई आपकी एडोलसेंस की। और हाँ, यहाँ पर मैं एक आपको और एक चीज बता रही हूँ, पता है क्या, एडोलसेंस को ही ब्यूटी एज भी बोला जाता है, ये भी याद रखना, क्योंकि इस समय पे जो भी हमारे किशोर होते हैं, एडोलसेंस बच्चे होते हैं इस एज में, तो वो बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे को अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो अट्रैक्ट होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक दूसरे मतलब खुद को अच्छे से सजना संवरना, ये सारी चीजें करते हैं। तो इसीलिए इसे ब्यूटी एज भी कहा जाता है, इसे याद रखें। दो चीजें इसमें होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं एक, ठीक है, और दूसरा होता है, इसे बोला जाता है ब्यूटी एज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोनिका, a math teacher, asked Radhika a question. On not getting any answer from Radhika, she quickly moves on and asks Mohan another question. She rewards her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. This tendency of Monica reflects that she is, यहाँ पे rewards नहीं, actually ये forward है, okay? अब क्या है, गणित की शिक्षिका मोनिका राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई जवाब न मिलने पर वह तेजी से आगे बढ़ती है और मोहन से दूसरा सवाल पूछती है। यह महसूस करने के बाद कि मोहन उत्तर खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है, वह अपने प्रश्न का उत्तर देती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि वह है, ऑप्शन देखेंगे, ट्राइंग टू पुट राधिका इन एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन, well aware of the fact that Radhika is not capable of answering questions, slightly moves about her questions, and last one is supporting gender stereotype of roles by favoring Mohan. देखो, राधिका को शर्मनाक स्थिति में डालने की कोशिश की जा रही है। इस तथ्य से भलीभांति परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, अपने प्रश्न के बारे में थोड़ा आगे बढ़ती है और मोहन का पक्ष लेते हुए भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन करना। अब लैंगिक रूढ़िवादिता एक बहुत ही खतरनाक यहाँ पे आपका शब्द आया है, लैंगिक रूढ़िवादिता। अब देखो, कोई भी टीचर है, अगर मैं जनरली बात करूं तो वो राधिका को शर्मनाक स्थिति में डालने की कोशिश नहीं करेगा, सबसे पहली बात है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक और चीज है, इस तथ्य को भलीभांति परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने में सक्षम नहीं है, ये भी यहाँ पर आपका ऑप्शन सही नहीं जाता है। अपने प्रश्न के बारे में थोड़ा आगे बढ़ती है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब यहाँ जो ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 है। और क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर वो टीचर क्या कर रही है, जब क्या है, मोनिका ने आंसर नहीं दिया तो वो तुरंत क्या चले गई, मोहन के पास, ठीक है, और उसको सही नहीं लगा तो अपना आंसर खुद ही दे देती है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, वो क्या करे, लैंगिक रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइप को समझते हैं आप, मतलब रूढ़िवादिता क्या सोच होती है, जो पहले से चला आ रहा है, जैसा एज इट इज पहले से है उसे ही फॉलो करना। तो जनरली क्या माना जाता है कि लड़कियां जो हैं वो साइंस और मैथ्स में कमजोर होती हैं और गृह विज्ञान या फिर डांस वगैरह वाले ऐसे सब्जेक्ट्स में ज्यादा तेज होती हैं। तो इसीलिए जो ये शिक्षिका है यहाँ पे मोनिका, वो भी सेम चीज जेंडर स्टीरियोटाइप को मानती है कि भैया ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए वो शिक्षिका आगे बढ़ गई, वो राधिका के क्वेश्चन को बिना सुने या उसको टाइम नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो ऑप्शन इसीलिए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। ये बच्चों, कई बार, बहुत बार मैंने बच्चों को देखा ना, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इन चीज में कि जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है, जेंडर बायस क्या है। और अगर आपको इसमें डिफरेंस जानना है तो मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, और फिर बात करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, मोहन का पक्ष लेते हुए भूमिकाओं की लैंगिक रूढ़िवादिता का समर्थन करना, आपका ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Successful inclusion requires the following except capacity building, sensitization, segregation, involvement of parents. सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित को छोड़कर आवश्यक है: क्षमता निर्माण, संवेदीकरण, पृथक्करण, माता पिता की भागीदारी। अब यहाँ पर मैं आपको साफ और सीधे से ये बता दूं बेटा कि आपकी
बिल्डिंग। अब सबसे पहले तो समावेशन है क्या? समावेशन का मतलब ही है, समावेशी शिक्षा से भी हमेशा एक क्वेश्चन आता है, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाएं। समावेशन का मतलब ही क्या है? सबको एक साथ लेके चलना। सबको सबको मतलब हर एक बच्चा जो भी क्लास में है, चाहे वो किसी जेंडर से है, किसी कास्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, या मेंटली फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, तो कुछ भी किसी भी तरीके का बच्चा है, तो आपको क्या करना है, उसे उसी हिसाब से, जिस हिसाब से वो है, सब बच्चों को एक साथ लेके चलना है। ठीक है, समावेशन का मतलब, इंक्लूजन का मतलब यही होता है। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही है, अब एक्सेप्ट छोड़ के देखो, कैपेसिटी बिल्डिंग, और ऑब्वियसली अगर आप समावेशन को लेके चल रहे हैं, सारे बच्चों को इकट्ठा एक साथ लेके चल रहे हैं, तो इसके मतलब आपको ऐसा बिल्डिंग चाहिए जहां पे सारे बच्चे फिट आ जाए। ठीक है, दूसरा आपका है संवेदीकरण या फिर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ये भी आपको संवेदी भी होना है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चा देखो अलग तरीके का होता है, हर बच्चे की अलग खासियत है, इंडिविजुअल डिफरेंस वाली क्लास है, तो आपको नहीं पता कि कौन से बच्चे के संवेग कैसे हैं, कौन सा बच्चा कितना इमोशनल है, कौन सा बच्चा कैसा है, या फिजिकली मेंटली किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, तो आपका संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सारी चीजों को प्यार से और प्रेम से चीजें कर सके। ठीक है, ये बात होगी सेंसिटाइजेशन की। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, सेग्रीगेशन। ठीक है, सेग्रीगेशन ये वर्ड ही बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे, ये तो मैं सीधा सीधा इसको टिक कर रही हूँ, सेग्रीगेशन, और ये आपका सही आंसर है। क्यों? कभी भी आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन जब दे रहे हैं या फिर समावेशी शिक्षण आप कर रहे हैं, तो वहां पे आप कभी किसी बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करोगे, आप अलग ही नहीं करोगे। ये आप ध्यान में रख लो कि कभी भी किसी बच्चे को सेग्रीगेट करना, किसी को अलग करना, आपके क्या है, समावेशी शिक्षण को आप सही से नहीं कर रहे हैं। अगर आप सेग्रीगेट कर रहे हैं तो समावेशी शिक्षण का मतलब, सपोज करो कोई बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं वो, ठीक है, और वहीं पे आपके पास कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा है जिसके पैर में प्रॉब्लम होती है, वो फुटबॉल नहीं खेल सकता, लेकिन आपको क्या करना है, उस फील्ड में उस बच्चे के पास या तो कोई ऐसी स्टिक दे दो या समथिंग कुछ ऐसा दे दो जिससे कि वो इन्वॉल्वमेंट शो कर सके। ठीक है, आपको ये नहीं करना कि भैया आपको तो प्रॉब्लम है, आप साइड में बैठ के बच्चों को देखो, नो, आप कुछ ना कुछ ऐसा वहां पे करें जिससे कि आप उस बच्चे की इन्वॉल्वमेंट को भी वहां कर सके, बच्चा इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, समझ गए, यही समावेशी शिक्षण है। और लास्ट ऑप्शन है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या कोई भी सारी चीजें हैं, तो आप पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं, पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सही होता है यहाँ पे पृथक्करण, क्योंकि जो समावेशी शिक्षण में बिल्कुल भी काम नहीं आता है, बिल्कुल सेग्रीगेट आप नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which would be the first theme to start with the nursery class? थीम के बारे में मैं लास्ट टाइम बना चुकी हूँ अपना वीडियो, अगर आपने वहां पर अच्छे तरीके से नहीं देखा है तो प्लीज यहाँ पर भी एक बार और ध्यान से सुन लें। ठीक है, थीम आपको ये सवाल पूछा ही जाता है, देखो नर्सरी क्लास से शुरू होने वाली पहली थीम कौन सी होगी। अब बच्चा जब स्कूल जाता है बच्चों, तो सबसे मेन बात आप खुद से सोचिए, तो अपने सबसे पहले परिवार से निकल के जाता है ना, परिवार से ही होके बच्चा जाता है स्कूल, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ऑप्शन देखिए, सबसे पहला है नेबरहुड, दूसरा है स्कूल, तीसरा है फैमिली, और चौथा है बेस्ट फ्रेंड। तो अब क्या बच्चा जब परिवार से निकल के जा रहा है, तो सबसे पहली थीम जो उसे पढ़ाई जाएगी, जो उसे बताया जाएगा, उसे उसकी फैमिली और परिवार के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा अभी जस्ट परिवार से ही निकल गया, तो उसे पता होना चाहिए परिवार कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी जरूरी है, परिवार से ही सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। फिर धीरे धीरे आपको फ्रेंड्स के, नेबर्स के, स्कूल के बारे में बाकी चीजें बाद में बताई जाती है, लेकिन सबसे पहली चीज जो एक नर्सरी क्लास के बच्चे को बताई जाएगी, वो होगी आपकी किसके बारे में बच्चों, परिवार यानी कि फैमिली के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। तो इसके साथ ही बच्चों अगले वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सीखते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में या किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है लर्न विद विनीता, तो आप वहां पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। तो प्लीज बच्चों मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।